Hello friends, welcome to SN Education Point. This is Neetu Yadav and today in this video we are going to discuss the last topic from the chapter Surface Chemistry of class 12th. हम इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, थ्योरी पार्ट जो था, मेनली अदर टॉपिक्स जो थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको जा करके ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैट आई कैन से ऑन माय पार्ट। बाकी जब आप वीडियो को देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि वीडियो में कितना डिटेल में ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है सभी कॉन्सेप्ट्स को। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर सेशन पसंद आए, आपको वीडियो पसंद आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंस्पिरेशन मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सो दैट हम आगे भी अच्छा काम करेंगे। और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जितना हो सके, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सके कि यहाँ पर हम कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री हमने जब स्टार्टिंग से ही वीडियो में जब हमने बात की थी, चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था 3 चीज़ें पढ़ेंगे मेनली हम इसके अंदर। एक हमारे पास था एड्जॉर्प्शन, जिसको हमने क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़, आइसोथर्म, आइसोबार सब हमने बहुत अच्छे से किया था। इसके बाद हमने बात की थी कैटालाइसिस की। कैटालाइसिस में हमने 2 टाइप किए थे, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस एंड होमोजीनियस कैटालाइसिस। और बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस जो थी, बायोलॉजिकल रिएक्शंस थी, उनको कैटालाइज करते हैं एंजाइम्स। तो वहाँ पर हमने एक मैकेनिज्म किया था, लॉक एंड की मैकेनिज्म, जिसके थ्रू एंजाइम्स जो है सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं और रिएक्शन होती है। तो वो सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। एंजाइम्स और को एंजाइम्स भी होते हैं। जैसे कैटालिस्ट होते थे, उनके लिए प्रमोटर होते थे कि भाई जैसे मान लो हैबर प्रोसेस में हमने Fe के साथ मोलिब्डेनम भी डाला था। क्यों? क्योंकि वो Fe के वर्क को और ज़्यादा एफिशिएंट बना देता था, उसको एक्टिव कर देता था, यानी कि उसको प्रमोट करता था, तो हमने प्रमोटर कहा था। ऐसे जब एंजाइम अपना काम कर रहा होता है तो एंजाइम को भी और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, मतलब उसको भी और ज़्यादा एक्टिवेट करने वाला जो एक और एंजाइम उसकी हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है, हम उसको को एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा हम उसको पॉइजन कह रहे थे या इनहिबिटर कह रहे थे। तो उसके बाद फिर हमने जो तीसरी चीज़ स्टार्ट की थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने स्टार्ट किया था क्या? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने सिंपल सी एक बहुत इजी सी चीज़ क्या याद रखनी थी, 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में डायमीटर होता है इसके सॉल्यूट, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का साइज़। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम 2 बात की थी हमने। क्लासिफिकेशन किया था, तो बहुत इम्पोर्टेंटली जो जिससे बार बार क्वेश्चन आता है वो हो सकता है, देयर में बी अ क्वेश्चन टू गिव द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायो मीन्स सॉल्वेंट होता है, फॉबिक और फिलिक कहाँ से रिलेट हो जाएगा? फॉबिक मतलब हेटिंग, फिलिक मतलब लविंग। तो एक वो कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम लविंग है तो उसको लायोफिलिक कहेंगे, अगर हेटिंग है तो उसको लायोफोबिक कहेंगे। वो चीज़ हो गई थी। फिर हमने कहा था मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड, तो उन तीनों को भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया था। एसोसिएटेड में 2 टर्म निकल के आई थी, क्राफ्ट टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, and CMC, critical missile concentration, the concentration above which the missile formation takes place। यानी कि एसोसिएटेड में कुछ कंडीशंस लग जाती थी और मल्टी में ऐसा नहीं होता था। अदरवाइज दोनों में की ही अगर मैं जनरल सी बात करूँ तो दोनों में ही छोटे पार्टिकल्स एग्रीगेट होकर एक बड़ा बनाते हैं, जिसका साइज़ इस रेंज में आ जाता है और वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, और फिर हमने एक स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बेसिस पे भी एक बहुत अच्छी सी टेबल थी, जिसमें हमने 8 टाइप्स का पढ़े थे, जिनमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास कौन कौन से निकल कर आई थी? एरोसोल, जेल, सॉलिड सोल, ठीक है, और एक हमारे पास आई थी इमल्शन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, जिनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। एरोसोल 2 हो सकते हैं, सॉलिड इन एयर और लिक्विड इन एयर। इन एयर जब बात हो जाती है तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका एरोसोल होता है। जेल का कौन सा होता था? जब आपका लिक्विड इन सॉलिड की बात आती थी। और सॉलिड सोल यानी कि सॉलिड प्लस सॉलिड ही जो होता था। और इमल्शन हमारे पास होता था व्हेन बोथ आर लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड, देन दैट कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इमल्शन। तो हम बाकी सारे टॉपिक्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन कर चुके थे, प्रॉपर्टीज़ कर चुके थे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके। इम्पॉर्टेंट चीज़
हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर का वो क्या है, इमल्शंस। ठीक है, तो इमल्शंस की बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे पहले हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि वो पेप्टाइजेशन और कोएगुलेशन प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, बार बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन वहाँ से, बोर्ड एग्जाम में। इमल्शन की बात करेंगे तो देखो जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। क्या क्या चीज़, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। जब ये दोनों ही लिक्विड स्टेट में हो तो हम उसको कहते हैं इमल्शन। The colloidal solution in which the dispersed phase and dispersion medium both are in liquid state, then the colloidal solution is known as emulsion. अब इसके दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप कौन कौन से, एक होता है ऑयल इन वाटर, एक होता है वाटर इन ऑयल। जो आगे लिखा है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, आगे वाला कौन होगा, डिस्पर्स्ड फेज, और पीछे वाला कौन होगा, डिस्पर्जन मीडियम। तो एक बार डिस्पर्स्ड फेज ऑयल है तो डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, दूसरी बार डिस्पर्स्ड फेज अगर वाटर है तो डिस्पर्जन मीडियम ऑयल है। इस तरीके से आप इसके दो टाइप्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझना, ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्पर्स्ड फेज कम अमाउंट में होता है, मीडियम जो होता है वो एक्सेस में होता है। जैसे हम सॉल्यूशन में कहते थे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट जो घुला, सॉल्वेंट जिसने अपने अंदर घुलवाया। तो इसी तरीके से डिस्पर्स्ड फेज जो घुला है और डिस्पर्जन मीडियम जो अपने अंदर घुला रहा है। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के केस में वर्ड चेंज हो गए वरना सेंस सेम है। ऑयल इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया मिल्क, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर। कैसे, क्योंकि ऑयल कम अमाउंट में है फैट और वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये आपका इमल्शन कौन सा हुआ, मिल्क, ऑयल इन वाटर। ठीक है, और जब आपके पास अगर मीडियम वाटर है, इसके अंदर अगर आप वाटर ऐड कर देते हो, अगर आप इसके अंदर वाटर ऐड करते हो तो इसकी डाइल्यूशन हो जाती है। देखते हो ना, दूध में पानी मिला देते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है वो सिंपली मिल्क। ठीक है, और अगर आप बात कर रहे हो वाटर इन ऑयल की, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया बटर। अब बटर में अगर मेनली बात करें तो फैट बहुत सारा होता है, मेनली सारा पोर्शन फैट ही होता है, थोड़ा बहुत कहीं वाटर होता है उसके अंदर, तो इसलिए वो केस किसका कंसिडर होगा, वाटर इन ऑयल का। और इसके अंदर अगर आप ऐड वाटर करते हो तो डाइल्यूशन नहीं होगी, डाइल्यूशन नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें आप ऑयल ऐड करते हो, मतलब एक ऑयल ऐसा लेना है जो सॉल्युबल हो, मिक्स हो सके, ऐसा नहीं कि आप इनसॉल्युबल इमिसिबल ले लो और कह दो कि देखो जी ये तो डाइल्यूशन नहीं हुई। इमिसिबल लेना है, सूटेबल जो चूज़ करना है कोई एक। इसके अंदर अगर आप ऐड ऑयल कर रहे थे तो डाइल्यूशन नहीं होती। ये एक टेस्ट है पता करने के लिए कि कौन ऑयल इन वाटर है, कौन वाटर इन ऑयल है। अगर हमें टेस्ट करना है तो हम डाइल्यूशन टेस्ट कर सकते हैं। डाइल्यूशन टेस्ट कैसे करोगे, अगर वाटर डालने से डाइल्यूट हो रहा है तो वो वाटर यानी कि डिस्पर्जन मीडियम रहा होगा तो वो ऑयल इन वाटर केस होगा। और अगर ऑयल डालने से डाइल्यूशन हो रही है, देखो डाइल्यूशन सिंपली कब होगी, जब आप डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा कर दोगे। भाई डाइल्यूशन होता क्या है, जब हम एसिड्स को भी डाइल्यूट करते हैं तो क्या कहते हो, एसिड क्या करते हो, वाटर में एसिड डाल देते हैं, यानी कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा कर दो तो एसिड हमारा डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूशन का मतलब यही होता है कि जो सॉल्वेंट है उसको अब ज़्यादा कर दो। जैसे हम कहते हैं ना, एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच डाला शुगर आपने और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शुगर डाला, तो डाइल्यूशन को डाइल्यूटेड कौन सा वाला है, बकेट वाला, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में है। तो वो तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का केस था, लेकिन सेंस यहाँ पे भी सेम रहेगी, कोलोइडल सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो एक मीडियम है ना जो अपने अंदर घुला रहा है। तो जब मीडियम ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो डाइल्यूटेड कहलाएगा, और अगर फेज ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो कंसनट्रेटेड कहलाएगा। तो दूध में जब आप पानी मिलाते हो तो पानी की सेपरेट लेयर बन जाती है या मिक्स हो जाता है पूरा, तो भाई जहाँ तक मैंने देखा है, वैसे सभी ने देखा होगा, डाइल्यूट हो जाता है वो। ऐसा तो नहीं होता कि वाटर की अलग लेयर बन जाती हो ऊपर, कि नहीं भी वो तो। अब बटर में पानी डाल के देखना, अलग ही रहता है, पानी मिक्स नहीं होता, यानी कि बटर डाइल्यूट नहीं होता। बटर या चीज़ जो भी है, मतलब हम बात करें, इसके अंदर पानी डाल के देखना, अलग ही रहता है, डाइल्यूट नहीं करता। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर ऑयल यूज़ करोगे तो वो उसमें घुल जाएगा और वो डाइल्यूशन हो जाएगी उसकी। तो ये डाइल्यूशन टेस्ट है पता करने के लिए
कि कौन से टाइप का ये इमल्शन है। डाइल्यूशन टेस्ट कहते हैं इसको। मे बी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन वन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। तो अगर वाटर डालने से डाइल्यूशन हो रही है तो वो ऑयल इन वाटर है, ऑयल डालने से डाइल्यूशन हो रही है तो वाटर इन ऑयल है, क्योंकि जिसको डालने से डाइल्यूशन होगी वो आपका मीडियम रहा होगा, तभी तो डाइल्यूशन होगी। अगर आप फेज को बढ़ा रहे होते तो कंसंट्रेटेड होता है, वो डाइल्यूशन थोड़ी कहेंगे उसको। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। डेली लाइफ से एग्जाम्पल आप इमल्शंस के इस तरीके से ले सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। इमल्शन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें आप एक और चीज़, एक और चीज़, इमल्शन जैसे एक कॉन्सेप्ट और समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ। एक टर्म और आएगी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ऑयल को पानी में अगर मैं घुलाना चाहूँ तो क्या ऐसा हो जाता है कि आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें 2-3 चम्मच ऑयल डाल दी, क्या वो मिक्स हो जाते हैं? तो आप कहोगे कि मैडम नहीं होते मिक्स। वो तो क्या हो जाता है, सेपरेट लेयर बनाते हैं। और 9th क्लास में हम पढ़ते थे कि उनको अगर अलग करना है तो सेपरेटिंग फनल यूज़ करो, क्योंकि वो दोनों अलग लेयर बना लेंगे। ऑयल ऊपर आएगा, डेंसिटी कम होती है, वाटर नीचे होता है, हम दोनों लेयर को सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी एक थर्ड पार्टी की हेल्प से अगर हम ऑयल वाटर को मिक्स कर पाएँ तो वो इमल्शन बन सकता है। कैसे? नॉर्मल जब आपने एक कंटेनर में वाटर लिया और इसके अंदर आपने ऑयल ऐड किया तो वो मिक्स नहीं होते, वाटर की अलग लेयर बन जाती है और ऑयल की अलग लेयर बन जाती है, ऐसे ही होता है। लेकिन मान लो एक कोई क्लॉथ है और उस क्लॉथ पर ऑयल की 2 ड्रॉप लग गई, ठीक है। आपने एक बकेट में पानी लिया और साथ में क्या लिया, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट समझ रहे हो, मतलब निरमा पाउडर, एक्सेल, कोई भी आप यूज़ कर रहे हो वो वाला। और फिर ये क्लॉथ आपने इसमें डिप किया, यानी कि हमने कपड़े धो लिए। कपड़ा धो के हमने बाहर निकाल लिया, हमारा जो क्लॉथ है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका। वो ऑयल कहाँ गया? ऑयल तो कहीं ना कहीं पानी में रह गया होगा, लेकिन सेपरेट लेयर तो नहीं बनती बाल्टी के ऊपर। बनती है क्या? कभी देखना। आज तो टाइम चला गया, कल दिन में जब आप कपड़े धो घर पे देखना, ऑयल अगर किसी कपड़े पे लगा हुआ है और आप उसको डिटर्जेंट में धोते हो तो ऑयल रिमूव हो गया क्लॉथ पे से, लेकिन पानी में तो ऊपर नज़र नहीं आ रहा ऑयल तैरते हुए जैसे पहले होता था। क्यों? क्योंकि वो पानी में घुल चुका है। पानी में जो अब वाटर था, इस वाटर के अंदर ये जो ऑयल की ड्रॉप है ये अंदर मिक्स हो चुकी है। लेकिन ये हुई कैसे? इसकी हेल्प से। कैसे? ऑयल ड्रॉप के चारों तरफ क्या हो गया? याद है ये वाला डायग्राम 10th में बनाते थे, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप वाला। ये क्या बन जाता था? एक मिसल बन जाता था। ये बीच में ऑयल ड्रॉप होती थी और ये हमारा एक डिटर्जेंट का पार्टिकल होता था। और इसने क्या किया, ऑयल ड्रॉप को चारों तरफ से कवर कर लेता था। क्लस्टर बनाता ना, क्लस्टर ऑफ ये सोप पार्टिकल्स ऑयल के चारों तरफ। और ये क्लस्टर अब यहाँ मौजूद है जिसने ऑयल के ड्रॉप को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। इस तरीके से बनाते थे ना। हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर की तरफ होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट अवे फ्रॉम वाटर होता है, दैट मीन्स टूवर्ड्स द ऑयल। और इस तरीके से वो क्या बना हुआ है भाई, यहाँ पर मिसल फॉर्मेशन। ऑयल जो है मिसल की हेल्प से पानी में घुल गया पूरा। तो किसी की हेल्प से घुला, किसकी हेल्प से? डिटर्जेंट की हेल्प से। तो इस केस में इसको कहेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या कहेंगे इसको? इमल्सिफाइंग एजेंट, क्योंकि इसने इमल्शन बनाने में हेल्प की, तो हम इसको कहेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट। इसकी हेल्प से हमने वाटर और ऑयल, ये मान लो ऑयल की ड्रॉप थी क्लॉथ के ऊपर और ये पानी था, आपने एक क्लॉथ लिया हुआ है और फिर हमने जब वो पानी में धोया तो ऑयल तो रिमूव हो गया क्लॉथ से, तो गया कहाँ? पानी में तो घुला रह गया, लेकिन सेपरेट लेयर तो नहीं बनी। इसका मतलब वो कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। और ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन बना ना, ध्यान देना, ये एसोसिएटेड होगा, एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्रीगेट होकर एक बड़ा बनाया है, तो एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन होगा वो। अब इसका उल्टा भी एक चीज़ है, मिल्क में जब हम नींबू का रस डाल देते हैं थोड़ा सा, या टाटरी का पानी डाल देते हैं, तो पनीर निकालते हैं जैसे, तो वो फैट सारी अलग क्यों हो जाती है और पानी सारा अलग क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर डी इमल्सिफिकेशन हो गया।
डीइमल्सिफाइंग एजेंट। क्या हो गया वो? डीइमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि इमल्शन को वापस से अनस्टेबल बना दिया। पहले ये अनस्टेबल था ऑयल वाटर वाला, हमने डिटर्जेंट की हेल्प से इसको स्टेबल बनाया। जो स्टेबल बना रहा है उसको तो इमल्सिफाइंग एजेंट कहेंगे, और जो इसकी स्टेबिलिटी को ख़त्म कर रहा है वापस से, जैसे मान लो दूध में नींबू का रस डालो, तो वो जो नींबू का रस आपने डाला है, सिट्रिक एसिड जो है उसके अंदर, वो किस चीज़ का काम कर रहा है? वो उसको डीइमल्सिफाई कर रहा है। डीइमल्सिफाई मतलब वापस से उसको अनस्टेबल बना रहा है। सेपरेट दो लेयर बन गई, पनीर या जो हम बनाते हैं वो अलग हो गया, पानी अलग हो गया। वापस से वो कोल्ड सोल्यूशन क्या हो गया? वो इमल्शन क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो दो टर्म निकल के आई, इमल्सिफाइंग एजेंट एंड डीइमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक था हमारा इमल्शंस का। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। चैप्टर कंप्लीट आप रिवाइज कर सकते हो बिल्कुल। मैं आज ही शाम को इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, सारी वीडियो आपको कंटिन्यूटी में मिल जाएंगी। वहाँ पर पूरा चैप्टर आप एक साथ भी देख सकते हैं, या जैसे भी टाइम लगे आप टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं और चैप्टर कंप्लीट पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम कहीं है या आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ कहना है, तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, गुड बाय।